नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय शौर्य में। इसमें आज हम पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 17 अर्थात केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे। इसके अलावा हम अंतर्राज्यीय परिषद की बात भी करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई हैं। सबसे पहला है संघ सूची, फिर है राज्य सूची, फिर है समवर्ती सूची। औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट दिया है, भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किए गए शक्तियों के विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। ठीक है, तो केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। अब बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97, जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों की बात हो रही है, इसमें संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है। ठीक है, मूलतः इसमें 66 विषय थे। ठीक है, वर्तमान में इसमें 61 है। इसी प्रकार जो संघ सूची में है उसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन मूलतः 97 विषय थे। ठीक है, और राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि मूलतः 66 विषय थे। इसमें प्रमुख विषयों की बात करें तो लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें शामिल विषयों पर संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय मूलतः 47 विषय थे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि मूलतः इसमें 47 विषय थे। इसमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना तथा वन। दोस्तों, इसके जो महत्वपूर्ण विषय हैं उसको आप ध्यान रखना, याद रखना। सबसे पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को अच्छे से याद रखना। समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना तथा वन। ठीक है, इसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो शिक्षा एवं वन। ठीक है, नोट दिया है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन एवं नियंत्रण,
बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या शामिल किया था? वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अवशिष्ट विधायी शक्ति की ओर। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आ पाए, वह किस में आ गए? अवशिष्ट सूची में। और उसका अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, तो नोट दिया है, पहला नोट है, अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 का, 92 का व 92 खा जोड़ा गया है और प्रविष्टि 33 को हटाया गया है। मतलब कि ये उसकी बात हो रही है, ये संघ सूची की बात हो रही है। ठीक है, अब ये बात किसकी हो रही है? दूसरे नंबर पर ये है राज्य सूची के लिए, कि राज्य सूची में अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 तथा 36 को हटाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य सूची में कुल कितने विषय हो गए? 61 विषय हो गए। ठीक है, लेकिन प्रविष्टि उसमें अभी भी 66 है। और केंद्र सूची की बात करें अर्थात संघ सूची की, तो उसमें प्रविष्टि संख्या 97 अभी भी है, लेकिन कुल संख्या अभी वर्तमान में 100 है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ को जोड़ा गया है, 2 का, 92 का तथा 92 खा। और फिर तीसरी, अब तीसरी अर्थात समवर्ती सूची, इसमें अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। ठीक है, क्योंकि इसमें 11 का, 17 का, 17 खा, 20 का तथा 33 का को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये रही हमारी तीनों सूची। अब बात करेंगे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। मतलब कि राज्य सूची पर वैसे तो राज्य बनाता है कानून, अर्थात विधानसभा बनाती है, लेकिन ऐसा कौन सा समय है जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची के वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रस्ताव कहाँ पे सबसे शुरू होगा? राज्यसभा में। और कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। ठीक है, और राष्ट्रीय हित उसमें उद्देश्य होगा। और फिर क्या होगा? संसद जो है इस पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इसमें डेट भी बता दी कि कितने समय तक ये प्रभावी रहेगा, तो 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, लेकिन राज्यसभा इसे जब तक चाहे कई वर्षों के लिए बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया अनुच्छेद 249। अब क्या बात आ रही है? अब आ रही है राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। और फिर है इसके बाद, राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो 3 स्थितियों की बात कर ली हमने। पहले तो अनुच्छेद 249 राज्यसभा द्वारा, फिर दूसरा है राष्ट्रपति शासन एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, फिर तीसरा राज्यों की आपसी सहमति के बाद संसद ऐसा कर सकती है। अब अनुच्छेद 353 से अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जब लागू किया जाएगा, लागू करने के लिए संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 253 के तहत। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत की बात करें, तो संघ किस किस से राजस्व प्राप्त करता है? पहला है निगम कर अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स,
फिर है सीमा शुल्क, फिर है निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर मार्केट। फिर है राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत, तो इसमें है व्यक्ति कर, कृषि, भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशु एवं नौकायन पर कर, विक्रय कर तथा वाहनों पर चुंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए, जो इस प्रकार है। पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर है राजमन्नार आयोग, फिर भगवान सहाय समिति, फिर है सरकारी आयोग। ठीक है, तो 4 आयोग हो गए, इनको हम देखते हैं, इनमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। तो सबसे पहला है सरकारी आयोग, इसकी चर्चा करते हैं। 1983 ईस्वी में, ठीक है, 1983 ईस्वी की बात करेंगे, उसमें केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि कितने सदस्यीय था, तो 3 सदस्यीय था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? R.S. सरकारिया। और कब हुआ? 1983 में। और किसने गठित किया? केंद्र सरकार। इसमें कौन कौन थे? तो वी शिवरामन एवं M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? वी शिवरामन और M.R. सेन। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र व राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट जो है अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकारी आयोग जिसका गठन 1983 में हुआ था, जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट आधिकारिक रूप पर पेश की, उसने कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो उसने 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ठीक है, 247। अब केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर ले, तो सबसे पहला है अनुच्छेद 247। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। ठीक है, इसके बाद है 249, राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अगला है 250, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। फिर है अगला 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। अगला है 253, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए। फिर है 257, कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 268, संघ एवं संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर की बात कर रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 268 ए, संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया जाने वाला सेवा कर। ठीक है, फिर 269 है, केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। फिर है 270, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ एवं राज्यों के बीच वितरण होने वाला। फिर है अनुच्छेद 275, जिसमें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है। फिर अनुच्छेद 283, जिसमें संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा की गई है। फिर अनुच्छेद 286, वस्तुओं की बिक्री एवं अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध है। फिर अनुच्छेद 287, जिसमें बिजली पर करों से छूट है। फिर अनुच्छेद 289, किसी राज्य की संपत्ति एवं
आय का संघीय करारोपण से छूट है। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों एवं पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पूंजी आयोग की, जिसकी जो अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य कौन कौन थे? धीरेन्द्र सिंह तथा विनोद कुमार, प्रोफेसर एन आर माधव मेनन तथा डॉक्टर अमरीश बागची। ठीक है। फरवरी 2008 में बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके थे। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक था। ठीक है। 18वें नंबर चैप्टर है अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति कर सकते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए गठित सरकारी आयोग 1983 से 88 ने अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। सरकारी आयोग की सिफारिश को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 28 मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। ठीक है दोस्तों। तो वीपी सिंह सरकार ने 1990 में 28 मई को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है और अन्य सदस्य इसके कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री सहित इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता जो है उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। ठीक है। कम से कम 3 बैठकें। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य जो है राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना है। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, किंतु इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगी। ठीक है। तो इसकी प्रकृति केवल और केवल सलाहकार होगी, मतलब कि ये कानूनी और गैर कानूनी दोनों, मतलब जो कानूनी नहीं है वो भी सलाह दे सकता है, मतलब उन मामलों में, परंतु इसकी जो प्रकृति है वह सलाहकारी होगी। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं: केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होगा और 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा 9 मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हम एक स्थायी समिति की। आगे बढ़ते हैं। परिषद के सहायतार्थ एक सचिवालय होता है, से अंतर राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। ठीक है। और 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण नोट दिया है कि अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा अंतर्राज्यीय परिषद तथा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।